नमस्कार साथियों जितने भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं सामान्य ज्ञान का। तो ये 14 नंबर की वीडियो है। इससे पहले मैंने 13 वीडियो डाल चुका हूं और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो उसको आप देख लीजिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं 2006 से लेकर के 2019 तक का जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनका मैं पूरा एनालिसिस करवा दिया हूँ। और उसमें मैंने जो भी जीएस के जितने क्वेश्चंस हैं व्याख्या सहित मैंने कराया है, आप उसको देख लीजिए। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है वो, ठीक है। तो सबसे पहले अब 2006 वाले सेक्शन पेपर में चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना कौन सा वेद है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, है ना। तो देखिए चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद क्या है, तो ऋग्वेद है। और इसमें कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं, है ना, ठीक है। अच्छा, कभी वेद, जैसे वेदों की संख्या तो 4 है, आप लोग जानते ही हो, ठीक है। वेदांग की संख्या एक बार पूछ लेता है, तो वेदांग की संख्या 6 है ना। तो 6 कौन कौन से हैं। पहला है कोई पहला ऑर्डर नहीं है, व्याकरण है, उसके बाद में ज्योतिष है, और उसके बाद में छंद है, उसके बाद में 1 2 3 हो गया, फिर निरुक्त है, ठीक है। निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, और एक कोई, अच्छा एक है शिक्षा, शिक्षा, उसके बाद में कल्प। 3 हो गए, 1 2 3, ये 3 हो गए। उसके बाद में 4 5 6, ठीक है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ उपनिषद, इसकी संख्या जो है 108 है, ठीक है। और पुराण की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 18, ठीक है। तो एक बार मैं सब जितने पुराण हैं उनके नाम तो लिख दूंगा, लेकिन जगह नहीं, स्पेस नहीं, तो मैं बोल ही देता हूँ 18 पुराण के नाम। तो 18 में जैसे है ब्रह्म पुराण, है ना, ब्रह्म पुराण, और पद्म पुराण, ठीक है, पद्म पुराण, और ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, और वायु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, और वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, और कर्म पुराण, मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, मत्स्य पुराण, ठीक है। गरुण पुराण, और क्या कहते हैं ब्रह्मांड पुराण, है ना। तो इतने पुराण हैं अपने। और स्मृतियों की संख्या कितनी है, स्मृति एक बार मैं बोल देता हूँ, स्मृति की संख्या 18 है। जैसे में जो प्रमाणिक स्मृति मानी गई है, मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, और अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, हरित स्मृति, और शन स्मृति, अंगिरा स्मृति, यम स्मृति, है ना। तो इतना काफी है, फिलहाल के लिए इतना पूछा नहीं जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते थे, ठीक है। ऑप्शन ए है ईश्वर, ऑप्शन बी है दैवीय दूत, ऑप्शन सी है सन्यासी, ऑप्शन डी है तीर्थंकर। सही आंसर हो जाएगा तीर्थंकर। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी, है ना। और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे जो वो थे महावीर, महावीर स्वामी या वर्धमान के नाम से फेमस थे, है ना, महावीर वर्धमान। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था, ठीक है। और 23वें तीर्थंकर पूछा जाए तो पार्श्वनाथ थे, है ना। जैन धर्म के तीर्थंकर के नाम एक बार मैं सोचता हूँ लिखाऊं कि ना लिखाऊं, चलो मैं बोल देता हूँ। तो एक बार मैं जैन धर्म के तीर्थंकर की बात बोल दूंगा, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, पहला जो है ऋषभदेव, ठीक है, पहला ऋषभदेव, ठीक है। इनका चिन्ह तो आप जानते ही हो, बैल है, ठीक है। इनको आदि नाम
मतलब आदिनाथ के नाम से जाना जाता है ना। चिन्ह जो है बैल है। और उसके बाद में दूसरे हैं अजितनाथ, ठीक है, इस तरीके से लिखा था अजितनाथ ना, अजितनाथ। ये दूसरे हैं, इनका चिन्ह मतलब हाथी है, ठीक है। और तीसरे जो हैं ये शंभोनाथ हैं। इनका चिन्ह क्या है, तो इनका चिन्ह क्या है, घोड़ा है ना। कोई प्रतीक एक बार पूछ लेता है। और चौथे हैं शंभोनाथ, हो गए तीसरे। उसके बाद में अभिनंदन नाथ हैं, नंदन, अभिनंदन नाथ, तो इनका है बंदर, ठीक है। बंदर प्रतीक है। पांचवे हैं सुमितनाथ, इसका जो सिंबल है इनका है चकवा, ठीक है। उसके बाद में छठवें हैं पद्म प्रभु, पद्म प्रभु, ठीक है। इनका जो सिंबल है कमल है, ठीक है। और सातवें हैं सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ, इनका सिंबल क्या है, इनका सिंबल है साथिया, ठीक है। और आठवें हैं चंद्र प्रभु, इनका सिंबल क्या है, इनका सिंबल है चंद्रमा। नौवें हैं जो सुविधिनाथ, इनका सिंबल क्या है, इनका सिंबल है मगर, ठीक है। 10वें हैं शीतलनाथ, ठीक है। तो मैं बोल ही देता हूँ एक बार, क्योंकि पेन टैप काम नहीं कर रहा उतना। तो 10वें हैं शीतलनाथ, है ना। इनका कल्प वृक्ष है। और श्रेयांसनाथ 11वें हैं, इनका गैंडा है प्रतीक। और वासु पूज्य जी हैं तो इनका भैंसा है। विमलनाथ जी का सुकर है यानी सुअर। और अनंतनाथ का है शेड़ी। और धर्मनाथ का है ये मतलब 15वें हैं, इनका वज्र है। और शांतिनाथ का है ये हिरण है। और कुंभनाथ जी का बकरा है। और अमरनाथ जी का मछली है। मल्लीनाथ जी का कलश है इनका। और मुनि मुनि सुब्रत जी का कछुआ है। और मुनि सुब्रत जी का कछुआ है। और ये क्या कहते हैं कि ये 21वें हैं। और 22वें हैं अरिष्टनेमी जी, इनका शंख है। 23वें पार्श्वनाथ पूछा ही गया है एग्जाम में, तो सर्पफण है, इनका सांप है मतलब। और 23वें मतलब 23वें सर्व हैं, अरे क्या कहते हैं पार्श्वनाथ जी। और 24वें अंतिम है जो है महावीर स्वामी जी, है ना। तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका मतलब है कि तीसरा क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण मतलब गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है कुशीनगर, ऑप्शन डी बोध गया। तो सही हो जाएगा कुशीनगर, है ना। तो मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा है ना, तो एक ही बात होती है। ये मतलब 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की अवस्था में शरीर त्याग दिया, है ना। इस ग्रंथ को मतलब महानिर्वाण महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया, है ना। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो है सुभद्र को दिया था, है ना। सुभद्र नाम का एक व्यक्ति थे, तो उन्हीं को दिए थे। फिर सारी चीजें तो मैंने बताया ही दिया। ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, और मृत्यु को महापरिनिर्वाण, है ना। तो ये सब आपने देखा होगा। फिर अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी है शाहजहां, ऑप्शन डी है अकबर। और तो सही आंसर हो जाएगा शेरशाह मतलब अलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। दक्षिण भारत के तत्कालीन 4 राज्यों में देवगिरी, तेलंगाना और होयसल, है ना, होयसल और पांड्य, है ना, में से तीनों राज्यों के मतलब तीनों राज्य के शासकों ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार की, लेकिन पांड्य राज्य ने अलाउद्दीन की अधीनता नहीं स्वीकार की, मतलब पांड्य राज्य इनसे विजयी था, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि
पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? ऑप्शन ए है गुरु मतलब गोविंद सिंह, ऑप्शन बी है रामदास, ऑप्शन सी है नानक, ऑप्शन डी है अर्जुन देव। तो सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, क्या है कि गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली को आरंभ किया था। इस प्रणाली में दीक्षित होने वाला व्यक्ति को खालसा कहा गया था। ठीक बात। फिर अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था? तो ऑप्शन है हावड़ा और श्रीरामपुर के मध्य, ऑप्शन बी है बम्बई से ठाणे के मध्य, ऑप्शन सी है मद्रास और गुंटूर के मध्य, ऑप्शन डी है दिल्ली तथा इलाहाबाद के मध्य। तो सही आंसर हो जाएगा बम्बई तथा ठाणे के मध्य, है ना। तो डलहौजी के कार्यकाल में 1838 ईस्वी से मतलब 1838 से 1856 के काल में 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से ठाणे तक बिछाई गई। इस रेल परियोजना की विस्तृत रूपरेखा लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपने पत्र कौन से रेलवे पत्र में दी गई है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है कलकत्ता, ऑप्शन बी है अहमदाबाद में, ऑप्शन सी है भड़ौच जो कि गुजरात में पड़ता है, ऑप्शन डी है मछलीपट्टनम। तो सही आंसर हो जाएगा इसका मछलीपट्टनम, है ना। तो क्या है कि देखिए सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम एक ही बात है में अंग्रेजों ने एक अस्थायी मतलब व्यापारिक कोठी कायम की थी। यह गोलकुंडा राज्य के मुख्य बंदरगाह मतलब था राज्य का। ठीक है, और 1612 ईस्वी में कैप्टन मिल्डन हॉल, है ना, कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया। और क्या कहते हैं, पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण मतलब जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ और 1613 ईस्वी में उसने अंग्रेजों को सूरत में मतलब अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी, है ना। क्योंकि पहले मतलब वो मुगल बादशाह वही थे, है ना, तो उन्होंने ही अनुमति दे दी थी। किसने? जहांगीर ने। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले मतलब कौन कौन आए थे, तो मैं कहाँ लिख देता हूँ यहाँ से, है ना, मतलब भारत में व्यापार में पुर्तगाली आए थे। पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद में डच आए थे, डच के बाद में अंग्रेज आए थे, अंग्रेज के बाद में डेनिश और उसके बाद में फ्रांसीसी, है ना। ध्यान रखना, मैं पुर्तगाली, उसके बाद में डच, फिर पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, उसके बाद में डेनिश, उसके बाद में फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी आए थे। और देखो आए थे सबसे पहले 1498 में, जानते ही हो आप लोग, वास्को डी गामा। और सबसे बाद में यही गए थे, है ना। ऑपरेशन पोलो जब चलाया गया था हैदराबाद में, इनकी गोवा और वो वाले क्षेत्र में थे, तब ये गए थे। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चारों कथन मैं अभी डाल देता हूँ। देखिए पहला लिखा गया है, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। पहला लिखा गया है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो सकता है। ठीक है, कथन सही नहीं पूछा, पहले ये देखो। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। उसके बाद में फिर लिखा है कि वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। वह सामान्यतः 5 वर्षों तक पद पर रहता है, ये भी सही है। उसके बाद में क्या है कि यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करती है तो वह पदावधि के पूर्व पदच्युत किया जा सकता है, यानी पद से हटाया जा सकता है। तो ये बात गलत हो जाएगी, है ना, और इसमें गलत ही कथन पूछा गया था। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में 155 के अधीन राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 153 के अधीन प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगे, किंतु 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल कार्य कर सकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 156 के अधीन ये 5 वर्षों तक इनका कार्यकाल बोला गया है। ठीक है, किंतु यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदच्युत किया जा सकता है। यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, तो ये चीज है, ध्यान रखना।
जैसे मान लिया एक राज्यपाल दूसरे राज्य की अगर सेवा दे, मतलब दूसरे राज्य का पदाभार संभाला है, तो उनको दो जगह मतलब दो सैलरी मिलेगी, ठीक है, दो सारी चीजें होंगी, तो भी ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में किस परिस्थितियों में कमी की जा सकती है। ऑप्शन है यदि संसद के 2/3 बहुमत से संबंधित प्रस्ताव पारित करें। ऑप्शन बी है वित्तीय आपातकाल में। ऑप्शन सी है यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कानून पारित करे। ऑप्शन डी है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति में ऐसा हो सकता है, बाकी और किसी में नहीं हो सकता है। तो क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया है ना। इसमें बताया गया है कि जब वित्तीय आपातकाल लागू हो जाता है तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन भी कम किया जा सकता है ना। भाई वित्तीय आपातकाल लग जाएगा तो पैसे की बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे सिचुएशन हो जाएंगे, तो स्थिति अलग ही होगी। तो खैर अभी तक तो लगा नहीं है और ना लगे भारत में। फिर अगले प्रश्न चलेंगे कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का मतलब विषय है। ऑप्शन ये है राज्य सूची, ऑप्शन बी है संघ सूची, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची, ऑप्शन डी है किसी भी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो समवर्ती सूची में कहा गया है, देखिए भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक योजना प्रविष्टि 20 समवर्ती सूची का विषय है। इसमें 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, तो 20 प्रविष्टि कास्ट जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ठीक बात। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है अवशिष्ट शक्तियां जिनका उल्लेख संघीय राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं। ऑप्शन ये है राज्यसभा, ऑप्शन बी संसद में, ऑप्शन सी है राज्य विधानमंडलों में, ऑप्शन डी लोकसभा में। सही हो जाएगा राज्य मतलब संसद में। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का मतलब वो मिलता है। जैसे कौन है, प्रथम अनुसूची में क्या, द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची है ना। तो संघ सूची के विषय में क्या क्या बात बताई गई है। संघ सूची सरकार बनाती है। राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बनाता है ना। संघ सूची पर संघ सरकार कानून बनाएगी और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, जबकि समवर्ती सूची पर जो है इस विषय में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। और कुछ ऐसे विषय होते हैं जो उपयुक्त में से तीनों विषयों में से नहीं, तब ये ऐसा कानून होता है तो उसे आवश्यकता पड़े पर अवशिष्ट शक्तियों को कहते हैं। अवशिष्ट शक्तियों के तहत जो होते हैं वो संसद को कानून बनाने का अधिकार है ना। ये चीज बात कही गई है। अगला प्रश्न है राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन संसद द्वारा, ऑप्शन बी है राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो सही, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाता है। ठीक है, मैं देखिए यदि राज्यपाल अनुच्छेद 356 में बात कही गई है, यदि राज्यपाल के अधीन राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दें कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके राज्य का शासन चलाने का निर्देश राज्यपाल को दे सकती है। जैसे राष्ट्रपति शासन होता है ऑल इंडिया में, तो इसे राज्यपाल को आदेश दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति लेनी ही होगी। ठीक बात। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र पर आधारित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो सही आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका है ना। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान पर आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार की स्वतंत्रता और एवं निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनराविलोकन का प्रस्ताव और उपराष्ट्रपति का पद कनाडा से क्या लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन तथा आयरलैंड के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में वर्णन किया गया। ठीक बात। तो आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है ना, और अमेरिका से मौलिक अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट, और दक्षिण अफ्रीका से अमेंडमेंट लिया गया है। कनाडा से तो राज्य और केंद्र के बीच पृथक शक्तियों का विभाजन है ना। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग से संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया। ऑप्शन है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम नेता को बनाना चाहती थी। ऑप्शन बी है मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण। ऑप्शन सी है
मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस देखिए मुस्लिम लीग जो है अपना खुद से मतलब एक संविधान सभा चाहती थी, इसीलिए उसको बहिष्कार करने का किया गया था। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि जो क्या है कि मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को सांप्रदायिक आधार पर दो स्वतंत्र राज्यों में विभाजित किया जाए, जिसमें और जिन्ना मतलब जिन्ना द्वारा कहे गए प्रांतों को मिलाकर एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की जाए, जिसे पाकिस्तान कहा गया। दूसरी मांग यह थी कि एक संविधान सभा के आधार पर दो संविधान सभा होनी चाहिए, अर्थात पाकिस्तान के निर्माण के लिए पृथक संविधान सभा होनी चाहिए। ये जिन्ना ने कहा था, तभी मतलब बंटवारे की बात है ना। और फिर अगला है कि मतलब सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो सूची दिया गया है, कृषि उत्पाद दिया गया। तो पहला देखिए इसमें क्या है कि सोयाबीन, पहले पूरा लॉक कर देता हूँ। देखिए इसमें 4 सूची दी गई है, तो कहाँ से क्या होता है। तो देखिए काली मिर्च तो सबसे ज़्यादा केरला में होता है, ठीक है। और कपास कहाँ होता है, गुजरात में। सोयाबीन एमपी में, जूट पश्चिम बंगाल में। अब मिला दीजिए, है ना। तो इसका कूट दिया गया है। देखिए अब पूरा लॉक करता हूँ। देखिए अब इसमें से आपको क्या करना है, ए का मतलब ए का क्या हो जाएगा, ए का पहला हो गया, ठीक है, यानी इनसे कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं। और बी का दूसरा हो गया, बी का दूसरा हो गया, ठीक है। और सी का चौथा हो जाएगा। तो बस यही ऑप्शन सही है ना। ध्यान रखना, बाकी ये सब मैच द फॉलोइंग मैच है ही है, इसमें कोई इसमें क्या, सोयाबीन मध्य प्रदेश, कपास गुजरात, काली मिर्च केरला और जूट पश्चिम बंगाल, है ना। फिर अगले प्रश्न में है कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ऑप्शन है गंगा, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है ताप्ती। तो सही आंसर हो जाएगा तापी नदी, ताप्ती, है ना। तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। गंगा का डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के मध्य मतलब मध्य में बनता है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है ना बनता है। और नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि एस्चुरी यानी ज्वार नदी का निर्माण करती है, क्योंकि ये अरब सागर में, जैसे जो गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन ये अरब सागर में बनती है। तो अरब सागर वाले क्षेत्र में जैसे वहाँ पे डेल्टा नहीं बनाते, इसका कई कारण, क्योंकि वो कुछ एरिया पठारी पाए जाते हैं ना, तो वहाँ पे ज्यादातर जलप्रपात पाए जाते हैं, है ना। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि इसमें कुछ सुमेलित करना है ना। तो कुछ राज्य दिए गए हैं और कारखाना दिया गया है, तो इसमें सुमेलित करके बताओ। तो क्या क्या है, देखिए अब भिलाई कहाँ पर है, तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है ना। तो छत्तीसगढ़ लॉक करो, ये एक का तीसरा हो गया। और क्या है डीजल, तो और बोकारो कहाँ है, तो बोकारो कहाँ है, झारखंड कहाँ है, झारखंड कहाँ है, बोकारो झारखंड में है ना। तो बोकारो 4 पे लग गया। और इंटीग्रल का कोच कारखाना कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। इंटीग्रल कोच खाना मतलब इंटीग्रल कोच कारखाना, ये तमिलनाडु में है। और बचा का डीजल लोकोमोटिव वर्क, तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है ना। तो अब क्या आपसे मैच द फॉलोइंग हो ही गया, अब इसको आपको मिला देना है, बात खत्म हो जाएगी। तो देखिए मतलब ये का होगा आपका, बोकारो कहाँ पे है, बोकारो का छत्तीसगढ़ नहीं, बोकारो झारखंड में है। ए का चौथा हो जाएगा, तो यानी कि ये ऑप्शन तो गए, ठीक है। और भिलाई कहाँ है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, तो भिलाई का तीसरा हो जाएगा, यानी कि ये तीसरा हो गया। तो चौथा और तीसरा यानी कि सी ऑप्शन सही, ठीक है। और सी ऑप्शन सही आप देख ही सकते हो, बोकारो संयंत्र झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कारखाना ये तमिलनाडु में है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी उत्तर प्रदेश में है ना। तो फिर ठीक बात। फिर ये फिर अगला क्वेश्चन है, अगला फिर ऐसे ही कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है ना। तो इसमें कोयम्बटूर कहाँ पे है और राउरकेला क्या है, बरौनी कहाँ है, ये सब पूरा बताना है। तो कोयम्बटूर क्या है, मतलब तो कोयम्बटूर क्या है, सूती वस्त्र उद्योग वाला है, ठीक है। राउरकेला क्या है, तो राउरकेला क्या करता है, लौह इस्पात हो जाएगा, ठीक है। और राउरकेला पे लौह इस्पात होता है। कपूरथला में क्या होता है, तो कपूरथला में क्या बनता है, रेल का डिब्बा बनता है, ठीक बात। और बरौनी में क्या है, तो तेल शोधन कारखाना है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब अभी ऑप्शन ही क्या, मैं मतलब मिल ही गया तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ ऑप्शन इसका जो भी सही क्या, मतलब जो भी अब इसको लिखेंगे ऑप्शन बना तो पाएंगे, मतलब बनाएंगे नहीं तो टाइप तो करेंगे नहीं। तो मैच द फॉलोइंग में सीधा सीधा लिख देता हूँ मैं। अब कोयम्बटूर,
कोयम्बटूर में क्या होता है? तो कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है ना, तो सूती वस्त्र। और उसके बाद में राउरकेला में कहा है? राउरकेला ये उड़ीसा राज्य में है। राउरकेला में क्या होता है? तो ये लौह इस्पात है ना। ये यहाँ पे हॉकी स्टेडियम सबसे बड़ा है, ये ध्यान रखना। इस्पात, ठीक है, लौह इस्पात हो गया राउरकेला में। और कपूरथला में क्या होता है? तो रेल डिब्बा बनता है ना। यहाँ पे रेल डिब्बा में कर देता हूँ। और फिर उसके बाद में क्या है? बरौनी। बरौनी में क्या है? यहाँ पे तेल शोधन कारखाना है, ठीक है, तेल शोधन कारखाना, ठीक है। तो यही ऑप्शन सही होगा। फिर होगा अगले प्रश्न पे चलेंगे सीधा। अगला प्रश्न है किस सॉरी दिन रात किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ऑप्शन बी है पृथ्वी के घूर्णन व परिक्रमण के कारण, ऑप्शन बी है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, ऑप्शन बी है ना तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण और ना ही पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण हो जाएगा, ठीक बात। देखिए दिन रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, जबकि पृथ्वी के मतलब परिक्रमण एवं उनका अच्छे झुकाव के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है ना। तो जैसे मान लिया, अब सिंपल सी बात है, कॉमन है, ये मान लिया पृथ्वी है और सूर्य यहाँ पे है, तो जैसे ये 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, 23 घंटे मतलब 23 घंटे क्या कहते हैं, 24 घंटे में मतलब एक चक्कर लगाती है, 23 घंटे कुछ मिनट मतलब है उसका। तो मान लिया हम 24 घंटा मोटा मोटा मानते हैं, तो 24 घंटे में एक चक्कर लगाई, तो जब ये यहाँ से मतलब 12 घंटा इधर रहेगी यहाँ से, तो 12 घंटा इस वाले फलक पे मतलब दिन होगा, और जैसे इधर आएगा तो ये मतलब इसकी शैडो यहाँ पड़ेगी, परछाई, तो यहाँ रात हो जाएगा। वही तो कॉमन सी बात होती है ना। फिर अगला प्रश्न है मधुशाला किसकी कृति है? ऑप्शन ए है उमर खयाम, ऑप्शन बी है शेख सारी मतलब शेख सादी, ऑप्शन डी है गोपाल दास नीरज, ऑप्शन डी है हरिवंश राय बच्चन। तो सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। इनकी रचना मधुशाला मधुबाला है ना। तो मधुशाला हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक हरिवंश राय बच्चन का अनुपम काव्य है। इस मतलब इसमें 135 रुपया यानी कि 4 पंक्तियों वाली कविताएं हैं। मधुशाला मतलब मधुशाला बच्चन की क्या कहते हैं रचना और है, क्या है, मधुबाला और मधु कलश है ना का हिस्सा है, जो उमर खैयम की रुबाइयों से प्रेरित है। इसका प्रकाशन जो है 1935 में किया गया था। तो जो हरिवंश राय बच्चन है ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, है ना, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है प्रथम परमाणु मॉडल किसने मतलब किसके द्वारा प्रस्तावित था? तो ऑप्शन ये है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है मैक्स प्लांक, ऑप्शन सी है नील बोहर और ऑप्शन डी है जे थॉमसन। तो सही आंसर हो जाएगा जे थॉमसन, जे थॉमसन, ठीक है ना। तो 1900 मतलब 3 ईस्वी के तीन ईस्वी में सर्वप्रथम जे थॉमसन ने या थॉमसन ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार परमाणु ठोस गोलाकार आकृतियों के मतलब समान और धनावेशित तथा ऋणावेशित कण के समान विरूपित होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी, है ना। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है, ध्यान रखना। गोल्ड स्टीन कई बार ऑप्शन दे देता है। तो सवाना घास का मैदान कहाँ है? ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी उत्तरी अफ्रीका। तो सही आंसर होगा अफ्रीका, है ना। तो सवाना घास के मैदान अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय राज्य में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स होता है, डाउन्स, है ना, डाउन्स, ठीक है। अर्जेंटीना में पंपाज होता है, ठीक है ना। बुग्याल और प्याल अपने उत्तराखंड में होते हैं, ध्यान रखना, ये सब घास के मैदान। रुपया किसका मतलब रुपया चिन्ह है? रूबी रूबल का, ऑप्शन बी है ये आर मतलब सिंबल डिनोट करता है इंडोनेशियाई रुपया का, भारतीय रुपया का, और उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा भारतीय रुपया का, है ना। देखिए जो ये आर वाला सिंबल है इसको एक IIT छात्र उदय कुमार ने बनाया था, है ना।
तो यहाँ पे लिखा भी होगा आर जो है ये इस तरीके से रुपया भारतीय का प्रतीक है जिसे वर्ष 2010 में वित्त मंत्रालय ने स्वीकृति की थी। तो इसका डिजाइन डॉक्टर उदय कुमार है ना ने किया था। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखना। तो वर्ष 2013 में खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था? करंट का क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा मैं रंजन ने पाया था ना, तो मैं यहाँ से कुछ पढ़ देता हूँ यहाँ से ना। वर्ष 2020 का पुरस्कार रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियप्पन थंगावेला पैरा एथलीट, मनिका बात्रा टेबल टेनिस, दिनेश फोगाट कुश्ती और रानी रामपाल हॉकी को प्रदान किया। वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल कर जानते हो क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थापित कब हुआ था? ऑप्शन है सीधा तो ये 95 में हुआ था। तो वर्ष 1947 गेट की स्थापना के बाद बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना हुई थी। ठीक है, ठीक है। तो इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर शायद नहीं बन, तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन ए वाशिंगटन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी है मनीला, ऑप्शन डी कैनबरा। तो सही आंसर हो जाएगा एशियन ADB का तो मंडालुएंग, इसका मतलब है मंडालुएंग मेट्रो मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, तो मनीला ऑप्शन दिया है, तो अगर कभी कभी मंडालुएंग दे देता है या फिर मेट्रो दे देता है, मनीला देता है, तो मनीला फिलीपींस में है। वाशिंगटन का है मतलब वर्ल्ड बैंक का इसका हेडक्वार्टर है। पेरिस का है यूनेस्को, पेरिस में यूनेस्को हेडक्वार्टर है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है ना। एशियाई देशों में आर्थिक विकास और को प्रोत्साहित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग की सिफारिश पर ADB की स्थापना 1966 ईस्वी में की गई। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है ना, और इसके मसत्सुगु असाकावा इसके चेयरमैन है ना। फिर अगला है एन किसकी मुद्रा है? तो मुद्रा और कैपिटल और करेंसी की मैंने लेक्चर करा ही दिया, तो इसके जापान की मुद्रा है ना। तो चीन की मुद्रा है युवान अब्लिक रेनमिनबी चलती है, रेनमिनबी। और भूटान की मुद्रा है नेगुलत्रम है ना। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा है, तो जो साउथ कोरिया की मुद्रा है यहाँ पे वॉन चलती है, वॉन है ना, ध्यान रखना। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी है एप्पल। तो आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट है ना। तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में रूस को वोल्गोग्राड प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा गया था है ना। फिर अगला प्रश्न है कि 29 नंबर का प्रश्न है पुस्तक देवदास के लेखक कौन है ना। देवदास पे मूवी बन चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इनकी मतलब रचना है। तो देवदास बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है जो 1917 के 1917 में प्रकाशित हुआ था। ये इस पर कई फिल्म बन चुकी हैं, मैंने बताया भी। तो और रॉबर्ट कैनिंगेल की पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? ऑप्शन है होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, और ऑप्शन सी है श्रीनिवास रामानुजन, और ऑप्शन डी है CV रमन। तो सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजम है ना। तो वर्ष 1991 में प्रकाशित रॉबर्ट कैनिंगेल की पुस्तक द मैन हू न्यू इन्फिनिटी भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी है। इसी नाम से वर्ष 2015 में ब्रिटिश फिल्म निर्माता एडवर्ड R प्रेसमैन द्वारा एक फिल्म का निर्माण किया गया, जिसका निर्देशन मैथ्यू ब्राउन ने किया था है ना। केवल 30 ही क्वेश्चन थे, ठीक बात। तो साथियों इसमें मैंने कवर कर दिया, और जितने भी टॉपिक थे कंप्लीट हो गए मेरे ख्याल से। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इससे इसके बाद में मैं अगली वीडियो लाऊंगा
मतलब मेंटल एप्टीट्यूड की वीडियो, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में कम से कम 13 या 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मतलब मैं अपना तैयारी कर रहा हूँ, और जो भी मतलब जैसे कंप्लीट होगा मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि हमको भी हेल्प मिल सके और आपको भी। धन्यवाद।